Good morning, children. Myself, Karunesh Badoria. Welcome to today's physics class. Today I am taking chapter number 7, System of Particles and Rotational Motion. Chapter number 7. ये चैप्टर अपना रह गया था. इससे पहले बाद वाला ग्रेविटेशन आई हैव कंप्लीटेड है ना. चैप्टर नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 8th. These chapters we have completed. चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन, ये अपना ड्यू है. इस चैप्टर को मैं आज ले रहा हूँ. ठीक है. इन दिस चैप्टर हमें क्या क्या पढ़ना है. कुछ तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट देखना है. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क है ना, एंगुलर ये मोमेंटम वगैरह, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन. और आपके एग्ज़ाम में तो आते ही है इसमें से, तो है ना, कंपटीशन में भी इसमें से भरपूर आता है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. समझ में आना चाहिए तो बहुत इजी आपको लगेगा, है ना. इस चैप्टर से हमारे यहाँ जो है दो चीज़ें आपको डिलीट की गई हैं इसमें से. एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड दो थ्योरम हैं, है ना, पैरेलल थ्योरम एंड परपेंडिकुलर थ्योरम. ये इस साल ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इस साल सीबीएसई ने इसको सिलेबस से हटा दिया, डिलीट किया है, तो वो हम नहीं देखेंगे. बाकी सारी चीज़ें इस चैप्टर की हम आपको सिखाएंगे. ठीक है. तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स जैसे कि ऑब्जेक्ट, पार्टिकल्स क्या होते हैं, इन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें. सिस्टम क्या होता है, सिस्टम बार बार वर्ड आएगा तो मैं इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ आपको. व्हाट इज़ पार्टिकल, क्योंकि फिजिक्स में ये टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. पार्टिकल है, सिस्टम है ना, ये हमें आना चाहिए. तो चिल्ड्रन, पार्टिकल्स से मतलब वैसे तो वही स्मॉल पार्टिकल्स है ना, स्मॉल थिंग्स होती हैं. तो पार्टिकल क्या कहेंगे हम इसको, एन ऑब्जेक्ट विच हैज़ क्या बोलेंगे आप, इसकी साइज जो है एक तरह से आप नेग्लिजिबल कह सकते हैं. एग्जिस्टेंस तो होगा, अगर हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ही नहीं है तब तो फिर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है. वेरी वेरी स्मॉल साइज़ की जो ऑब्जेक्ट होती है, दैट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड पार्टिकल. कई बार फिजिक्स में क्या होता है, डिस्टेंस से भी ऑब्जेक्ट को स्मॉल मान के एज ए पार्टिकल काउंट कर लेते हैं. यहाँ से बहुत डिस्टेंस अगर हम जाएं और वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें, साइज़ में बड़ा भी है लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से वो पार्टिकल आपका, वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह ही उसको काउंट करते हैं. तो पार्टिकल मीन्स वेरी स्मॉल थिंग, दैट इज़ पार्टिकल, है ना. तो हम इसे लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी स्मॉल थिंग या ऑब्जेक्ट. ठीक है. सिस्टम क्या होता है, सिस्टम पार्टिकल से मिल के बनता है. तो हम सिस्टम के बारे में लिखेंगे, इट कंसिस्ट विथ सो मैनी पार्टिकल्स, है ना, या यूँ कहिए इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सो मैनी पार्टिकल्स. तो इसमें आप लिख दें, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सो मैनी पार्टिकल्स. ठीक है. तो ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. पार्टिकल की बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो काफ़ी साइज़ में स्मॉल हो. ओके. तो पार्टिकल्स एंड सिस्टम के बारे में इतना. अब जो मेन टॉपिक इसका है वो है सेंटर ऑफ मास. हम आज इसी को समझाएंगे. व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, है ना. किसी भी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना. सेंटर ऑफ मास, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज डस्टर. ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है. अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. एक्चुअली में दिस इज सिस्टम, बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बना है तो हम इसे सिस्टम बोलेंगे. दिस इज सिस्टम. इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो आप बोलेंगे बीच में होगा, है ना. लेकिन बीच में किस जगह होगा, हम वो जगह कैसे पता करें और उसको किस तरह से डिफ़ाइन करें, ये बात आपको यहाँ समझानी पड़ेगी.
ऑब्वियस सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, जहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि इस सिस्टम का वो पॉइंट जहाँ पूरे सिस्टम का जो मास है दिस विल बी कॉन्सेंट्रेट, वहाँ पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्या नाम, सेंटर ऑफ मास। तो पहले इसको लिख लें, सेंटर ऑफ मास, इट इज़ द point of a system where whole mass of system is concentrated। उस पॉइंट पे जहाँ सिस्टम का टोटल होल मास जो है कंसंट्रेटेड होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, राइट। इसी को हम सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। एक मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। सपोज कीजिए एक मैंने हैमर ले लिया, हैमर, दिस इज हैमर। किसका बना होता है, किसी का भी हो सकता है, आयरन है, वुडन है, किसी का मान लीजिए। इस हैमर में अगर मैं अलोंग टू दिस एक हमने फोर्स P अप्लाई कर दिया, फोर्स इसमें अप्लाई किया, तो ये क्या करेगा, आगे मूव करता है और यहाँ आ जाएगा। है ना, वो यहाँ आ जाएगा। और अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसी तरह से इसी पाथ पर वो आगे मूव करता रहेगा। ओके, एक फिगर मैंने ये दिया, फिगर नंबर 1 या A। एक फिगर मैं और ले रहा हूँ चिल्ड्रन। उसी हैमर को मैंने यहाँ पे लिया, ये हैमर है, लेकिन इस बार फोर्स जो है यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, P फोर्स, या इसका कुछ और नाम दे दो, R फोर्स। अगर आप इस फोर्स को यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये स्ट्रेट मूव नहीं करेगा। यहाँ तो मैंने बीच में अप्लाई किया था इसलिए स्ट्रेट मूव कर रहा है ना, स्ट्रेट। मगर मैंने फोर्स अब की बार यहाँ अप्लाई किया तो ये स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, रोटेट होता है और इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से बनेगी। सेकंड में ये पोजीशन आ जाएगी। अगेन आप फोर्स अप्लाई करें उसी जगह पे जहाँ पे अप्लाई किया था, तो पोजीशन अब की बार इस तरह से होगी। ठीक है, और अगर फोर्स अप्लाई कर दें तो पोजीशन अब ऐसे आ जाएगी, टर्न हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ बना देता हूँ मैं।
उसकी पोजीशन अब ये आ जाएगी, राइट। दिस इज बी पॉइंट। दो डायग्राम है। अगर ये फोर्स इसके सेंटर के अलोंग या यूँ कहिए सेंटर ऑफ मास के अलोंग हमने अप्लाई किया, देन ऑब्जेक्ट इज विल मूव इन ए स्ट्रेट पाथ। और अगर मैंने फोर्स को सेंटर ऑफ मास के अलोंग नहीं एक्ट किया तो फिर ये रोटेट करेगा, स्ट्रेट मूव नहीं करेगा बल्कि उसी सेंटर ऑफ मास के अलोंग रोटेट करता है ना। सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लगाएंगे तो आगे बढ़ेगा, यहाँ कहीं लगाएंगे तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग ये क्या करेगा, रोटेट करेगा ऐसे, है ना। तो इस सेंटर ऑफ मास का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट जहाँ उस सिस्टम का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट सिस्टम। एक बात। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर सेंटर ऑफ मास के अलोंग आपने उस सिस्टम पे फोर्स अप्लाई किया तो वो सिस्टम स्ट्रेट मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स दे रहे हैं ना उस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। और अगर मान लीजिए आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स इज़ नॉट एक्टिंग अलोंग द सेंटर ऑफ मास या ऑन द सेंटर ऑफ मास, तो फिर वो है ना रोटेट करेगा, मूव नहीं करेगा, स्ट्रेट मूव नहीं करेगा, वो अपने उस सेंटर ऑफ मास के अलोंग क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास। क्लियर हो गया। तो इट इज़ द पॉइंट ऑफ सिस्टम वेयर होल मास ऑफ सिस्टम इज कंसंट्रेटेड दिस। ओके। अब एक ग्रेविटी भी हमने सुना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी करीब करीब ऐसे ही होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे भी लगभग ऐसा लगता है कि सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो सिस्टम बैलेंस हो जाता है। जैसे साइकिल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होती है, आप अगर फोर्स ग्रेविटी पे अप्लाई करते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, कहीं और अप्लाई करेंगे डिसबैलेंस होगा, है ना। तो फिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो चिल्ड्रन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डिफरेंस between center of mass and center of gravity। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। सेंटर ऑफ मास तो अभी जैसे मैंने बताया कि पॉइंट है जहां उस सिस्टम का पूरा मास कंसंट्रेटेड होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मास है, सेंटर का वो मास होता है या वो पॉइंट होता है जहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पार्टिकल पे लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ से लगता है, हर पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस पॉइंट पे सभी पार्टिकल का लगे वो पॉइंट आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यहाँ तो मास जहाँ पे कंसंट्रेट होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में उस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स हैं उस सिस्टम में सभी पार्टिकल्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट फोर्स इज़ कंसंट्रेटेड। जहाँ पर जिस पॉइंट पे सभी पार्टिकल्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कंसंट्रेट होता है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और जहाँ मास सारा का सारा कंसंट्रेट होता है दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको लिख लें। तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लिख देता हूँ, मास का लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी is that point of a system where total gravitational force of all particles
all particles concentrated. That point is called center of gravity. That point is called center of gravity. Center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ओके, और उसमें क्या लिखेंगे? द पॉइंट वेयर होल मास इज कंसंट्रेटेड. यहाँ लिखा दूँ क्या उसको? पीछे तो लिखा दिया था मैंने, स्टार्टिंग में लिख ले चलो, ताकि ये यहाँ पूरा हो जाएगा क्वेश्चन. एंड द पॉइंट वेयर होल mass of system is concentrated is called center of mass. Okay, so this is the difference between center of mass and center of gravity. इसे एक बार आप लिखो, फिर मैं इसमें आगे की और भी चीज़ें आपको बताऊंगा. Yes children, now center of mass of two particle system. ऐसा सिस्टम है हमारे पास जिसमें ओनली 2 पार्टिकल्स हैं. उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ. कैसे लिखा जाता है वो आपको मैं यहाँ समझा रहा हूँ. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम हैविंग 2 पार्टिकल्स. इसका एक डायग्राम बनाइए. दिस इज एक्स एक्सिस. सपोज कीजिए 2 मासेस m1 और दूसरा है m2. 2 particles having mass m1 m2 are placed at a distance of x1 and x2 from the origin on x-axis in a straight path. Then center of mass of these 2 particles या these 2 object will be at point C. ये मान लो A और B पर थे, तो ये C पॉइंट पर होगा. and its distance from origin मान लो x है. तो मुझे C की वैल्यू बतानी है ना. C कहाँ पर लाई करेगा ये मुझे बताना है. तो इसको यही सेंटर ऑफ मास होगा, है ना. कंसीडर 2 particles having mass m1 and m2 placed at a distance x1 and x2 from origin. अब ये x एक्सिस पे हैं, ठीक है. Let us suppose its center of mass is at point C at a distance x, from origin. ये मैंने इनिशियली एज्यूम कर लिया. तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास किस तरह से आप निकालेंगे? देन सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे मिलेगा आपको.
x इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है, मास इनटू डिस्टेंस, ये मास m1 है, इसकी डिस्टेंस x1 है, तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस सेकेंड मास m2 और उसकी डिस्टेंस x2 अपॉन m1 प्लस। इस तरीके से हम दो पार्टिकल्स, जो कि एक सिस्टम के दो पार्टिकल हैं, उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे निकालेंगे। दोनों पार्टिकल्स का मास m1 m2, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इसकी x1 x2, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ these two particles will be this m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, राइट। अब मान लीजिए दोनों पार्टिकल्स जो है इक्वल मास के हैं, दोनों का मास सेम है और वो सपोज कीजिए m के इक्वल है। इन दैट केस क्या होगा, x इक्वल्स टू ये हो जाएगा mx1 mx2 अपॉन m प्लस m कॉमन लेके कट जाएगा तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। तो सेंटर ऑफ मास जो है एग्जैक्ट द मिड पॉइंट ऑफ टू पार्टिकल्स हो जाएगा इन दैट केस, अगर दोनों पार्टिकल इक्वल मास के हैं। और अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये डिपेंड करेगा कौन सा मास ज़्यादा है कौन सा कम है, उसके भी यहाँ पे डिसाइड, ठीक है। इक्वल है तो दोनों के बीच में लाई करेगा। तो दिस इज़ द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि पार्टिकल में दो ही सिस्टम में दो ही पार्टिकल्स हो, पार्टिकल्स मे बी 3, 4, 5 और n पार्टिकल्स। तो मान लेते हैं इसी में इफ़ पार्टिकल जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो तो क्या होगा, यहाँ ही लिख देते हैं। नाउ फॉर n पार्टिकल्स सिस्टम। अब सिस्टम में मैंने पार्टिकल्स कितने मान लिए, n। उस केस में अगर मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना हो तो ये हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 डॉट डॉट प्लस mn और xn, है ना, डिवाइडिंग अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn। देखिए तरीका तो वही रहेगा, बस यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने इंक्रीज़ कर दिए तो अप टू n तक जाएगा। m1 x1 m2 x2 ये तो वहाँ था, 3 अगर हो तो प्लस m3 x3 आ जाता, n अगर यहाँ तो ये बढ़ता जाएगा mn xn, और सारे मासेस को यहाँ पे ऐड कर लो तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखूँ तो इसका जो समेशन फॉर्म होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, सिग्मा m i 1 से n और ये हो जाएगा m i x i अपॉन सिग्मा कुछ नाम दे दो j टेंस टू 1 से n m j। ये इसका समेशन फॉर्म हो गया। अगर सिस्टम में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, n पार्टिकल्स हैं और मुझे उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये फॉर्मूला काम में लीजिए या ये लीजिए। और अगर 2 पार्टिकल सिस्टम है देन ये, और अगर इक्वल है तो ये उसकी वैल्यू आ जाएगी। सिस्टम में इक्वल पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आर 2, देन सेंटर ऑफ मास विल बी x1 प्लस x2 बाय 3, 2, है ना। अब ये जो मैंने आपको लिखा है इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स लाइज इन स्ट्रेट लाइन, कोलिनियर पार्टिकल्स हैं, एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता है सारे के सारे पार्टिकल्स जो है एक ही लाइन में लाई करें। सिस्टम में तो कैसे भी हो सकते हैं, है ना। पार्टिकल्स नॉन कोलिनियर भी हो सकते हैं, कुछ सीधे हैं कुछ ऊपर भी हो सकते हैं। 3D में तो ऐसा होना ही होना है ना, तो उसका भी देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आप लिखें, व्हेन particles are not in a straight line, when particles are
नॉट इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में अगर पार्टिकल्स नहीं हैं तो क्या होगा? प्लेन में जैसे हैं, प्लेन में ट्रायंगुलर फॉर्म हो सकता है, ऐसे हो सकता है, A B C x1 y1 x2 y2 x3 y3, मास m1, मास m2, मास m3, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, R1 R2 और ये इनकी पोजीशन वेक्टर हैं। तीनों पार्टिकल्स आर नॉट इन कोलिनियर स्ट्रेट लाइन, दे आर नॉन कोलिनियर। और तीनों पार्टिकल्स के मासेस m1 m2 m3 मैंने ले लिए। ओरिजिन से डिस्टेंस इनकी R1 R2 R3 ये पोजीशन वेक्टर हैं और उनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने लिख दिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब इस केस में जो है अगर मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या होगा? सेंटर ऑफ मास, इसमें जो है क्या मान सकते हैं? लेट सेंटर ऑफ मास जो है क्या नाम दे दें? C x, y। अगर इनकी पोजीशन कोऑर्डिनेट फॉर्म में है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में आएगी और उसमें मुझे x की वैल्यू अगर निकालनी है तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है। एंड y की पोजीशन क्या हो जाएगी? m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस, ये इसकी जो है दूसरी वाली पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं कंडीशन लेता हूँ, इफ़ m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 और इसकी वैल्यू m के इक्वल मान लें। तीनों के पार्टिकल्स के मास को मैंने इक्वल कर दिया तो यहाँ पे m आ जाएगा, m नीचे भी m 3m, ऊपर से कॉमन लेके कट करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड द वैल्यू ऑफ y विल बी y1 प्लस y2 प्लस अपॉन 3। और चिल्ड्रन ये जानते हो ये किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? किसी ट्रायंगल के अगर कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 हों तो x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 y1 प्लस y2 y3 y3 करेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं दीज आर द सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, दीज आर सेंट्रॉइड। तो इस केस में जिसमें इक्वल मास और ये ट्रायंगल फॉर्मेशन आता है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होता है? उसका सेंट्रॉइड होता है। तो सेंटर ऑफ मास के बारे में मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक यहाँ पूरा हो जाता है। सेंटर ऑफ मास पहले क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। एक पॉइंट होता है किसी सिस्टम का, ऐसा पॉइंट जहाँ उस सिस्टम का पूरा मास जो है कंसंट्रेट होता है ना। इसके बाद में मैंने अलग अलग सिचुएशन लेकर के कि सिस्टम में अगर मान लो 2 पार्टिकल हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 3 पार्टिकल हैं क्या होगा, n पार्टिकल हैं तो क्या होगा, और वो पार्टिकल अगर स्टेट में नहीं है इस तरह से नॉन कोलिनियर हैं तो क्या होगा, और उसी से कंडीशन दे करके हमने इसका एक केस निकाला। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना। इसके आगे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।